दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए थॉमस हार्डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेकर आने वाला हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने टॉप 20 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कवर किया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के उद्देश्य से, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी? निम्नलिखित में से हार्डी की कौन सी एक लघु कहानी नहीं है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए, एंटर अ ड्रैगन। बी, द डायनेस्ट। सी, द लेडी पेनिलोप। डी, अ मेयर इंटरल्यूड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द डायनेस्ट। द डायनेस्ट इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बट एन एपिक ड्रामा इन वर्स डीलिंग विद द नेपोलियनिक वॉर्स. It consists of 3 parts, 19th act and 130 scenes, making it one of Hardy's most ambitious poetic works. द डायनेस्ट लघु कहानी नहीं बल्कि नेपोलियन युद्धों से संबंधित काव्य में एक महाकाव्य नाटक है। इसमें 3 भाग, 19 अंक और 130 दृश्य शामिल है, जो इसे हार्डी के सबसे महत्वाकांक्षी काव्य कार्यों में से एक बनाता है। तो यहाँ पर मैंने एडिशनली डिटेल्स भी ऐड कर दी है ताकि कुछ और भी जानकारी मालूम हो जाए। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में हैं ताकि आप क्वेश्चन की एक एक लाइन को समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सकें। दूसरा हमारा क्वेश्चन यानी कि 22वां क्वेश्चन, हु बाइज हेमचंद्स वाइफ इन द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज? द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज ये जो वर्क है इसमें हेमचंद की जो पत्नी है उसको कौन खरीदता है? हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, बोल्डवुड। बी, फारफ्रे। सी, न्यूशन। या डी, जोब। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं और एक सही उत्तर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूशन। रिचर्ड्स न्यूशन, अ सेलर, पे 5 guineas टू बाय सुसैन एट द वाइजॉन प्रायर फेयर. He later lives with Susan for many years as her de facto husband before his supposed death allow her to return to Hanchan. रिचर्ड न्यूशन नामक नाविक सुसैन को खरीदने के लिए 5 गिनी का भुगतान करता है। गिनी यहाँ पर करेंसी है, जैसे यहाँ पर हम अपने इंडिया में रुपए बोलते हैं करेंसी को, ऐसी वहां पर जो है गिनीज बोला जाता था। बाद में वह सुसैन के साथ कई वर्षों तक रहता है जब तक कि उसकी कथित मृत्यु सुसैन को हेमचंद्र के पास लौटने की अनुमति नहीं देती। तो यहाँ पर एडिशनली डिटेल्स है उस वर्क से रिलेटेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु रिवील्स द पास्ट ऑफ हेमचंद इन द कोर्ट वेयर ही हिमसेल्फ इज अ मैजिस्ट्रेट? उस अदालत में हेमचंद्र के अतीत का खुलासा कौन करता है जहां वह खुद एक मजिस्ट्रेट है? आरपीएससी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए, लुसेटा। बी, एलिजाबेथ जैन। सी, सुसैन। या डी, गुड इनफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, good enough. The affirmative woman named Good Enough, who had sold the spiked drink to Hanchan years ago at the fair, recognizes him and reveals his secret in open court. This exposure marks the public beginning of his social and moral downfall. फर्निटिव वुमेन गुड इनफ, जिसने सालों पहले मेले में हेमचंद को नशीला पेय पदार्थ बेचा था, उसे पहचान लेती है और भरी अदालत में उसके रहस्य का खुलासा कर देती है। खुलासा उनके सामाजिक और नैतिक पतन की सार्वजनिक शुरुआत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा था? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अंडर द ग्रीन बूट ट्री। बी, डेस्परेट रेमेडीज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। डी, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेस्परेट रेमेडी। डेस्परेट रेमेडी वॉज हार्डीज फर्स्ट नोवेल appearing anonymously in 1871 through Tinsley Brothers. It is a sensational novel influenced by the contemporary mystery style rather than his larger regional Wessex focus. डेस्परेट रेमेडी हार्डी का पहला प्रकाशित उपन्यास था जो 1871 में टिंचले ब्रदर्स के माध्यम से गुमनाम रूप से आया था। यह उनके बाद के क्षेत्रीय वेसेक्स उपन्यासों की बजाय समकालीन रहस्य शैलियों से प्रभावित एक सनसनीखेज उपन्यास है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल हैज नॉट बीन रिटेन बाय थॉमस हार्डी। इनमें से कौन सा ऐसा नोवेल है, कौन सा ऐसा वर्क है जो थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया। उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डेस्परेट रेमेडीज, बी अंडर द ग्रीन बुक ट्री, सी वैनिटी फेयर, डी अ पेयर ऑफ ब्लू आई। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर जो 1847 में आया था, इज अ फेमस satirical novel written by William Makepeace Thackeray about the lives of Becky Sharp and Amelia Seedley. The other options are all famous Wessex novel written by Thomas Hardy himself. वैनिटी फेयर विलियम मैकपीस ठाकरे द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास है। अन्य सभी विकल्प थॉमस हार्डी द्वारा लिखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल डज द करेक्टर सोरो अपीयर। हार्डी के किस उपन्यास में सोरो नाम का जो पात्र है वो दिखाई देता है। उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, बी टैश ऑफ द अर्बल बिल, सी अंडर द ग्रीन बुक ट्री, या डी ज्यूड द ऑब्सक्योर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Tash of the Urbalville. Sorrow is the illegitimate infant son of Tash Durbyfield and Alec D. Urbalville, who died shortly after birth. Tash christens him herself in a poignant scene before his burial, symbolizing her attempt to reclaim her dignity. Sorrow नाम का जो करेक्टर है वो टैश डर्बीफील्ड और एलेक डी अर्बलविले का नाजायज बेटा है जो जन्म के तुरंत बाद मर जाता है। टैश दफनाने से पहले एक मार्मिक दृश्य में खुद उसका नामकरण करती है जो उसकी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के प्रयास का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द प्रेटी डेल्यूजन एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाई कोरिक फोर्स। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मानवीय महत्वाकांक्षाओं को कोरिक शक्तियों द्वारा देखा जाता है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द डायनेस्ट, बी द टेम्पेस्ट, सी अ डॉल्स हाउस, या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द डायनेस्ट। द डायनेस्ट हार्डी uses supernatural spirits like the spirit of the Pitige of comment on the futility of human ambitions during the Napoleonic Wars. This technique reflects his philosophical view of an immanent will ड्राइविंग हिस्ट्री। द डायनेस्ट में हार्डी युद्धों के दौरान मानवीय महत्वाकांक्षा की व्यर्थता पर टिप्पणी करने के लिए अलौकिक आत्माओं का उपयोग करते हैं। ये तकनीक इतिहास को चलाने वाली इमानेंट बिल के उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डीज नोवेल। प्रसिद्ध पात्र ग्रेस मेलबरी और जॉयल्स विंटरबॉर्न हार्डी के किस उपन्यास में दिखाई देते हैं। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द रिटर्न ऑफ नेटिव, बी द वुडलैंडर, सी ज्यूड द ऑब्सक्योर, या डी अंडर द ग्रीन बुक ट्री। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द वुडलैंडर। द वुडलैंडर जो 1887 में आया था, इस सेट in Lytton Hintock and focuses on the tragic love between Giles, a simple woodman, and Grace, who has been socially elevated by education. It explores the conflict between social class and natural affection. The Woodlander जो 1887 में आया था, लिटिल हिंटॉन्क में एक सेट है जो जॉयल्स और ग्रेस के बीच दुखद प्रेम पर केंद्रित है। सामाजिक वर्ग और स्वाभाविक प्रेम के बीच संघर्ष का अन्वेषण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रोटेगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज द प्रोटेगनिस्ट, यानी कि नायक कबूलनामा का एक पत्र लिखती है या लिखता है, लेकिन वह कालीन के नीचे कहीं खो जाता है और शादी के दिन मिलता है। यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। आपको बताना है वो जो नायक है, वो जो कैरेक्टर है वो कौन है। ए बादशेवा, बी लुसेटा, सी सुई, या डी टेस। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस। इन टेस ऑफ द अर्बलविल, टेस राइट्स अ लेटर टू एंजल क्ले एक्सप्लेनिंग हर पास्ट विद एलेक, but it accidentally slides under the carpet where it remains hidden until after the wedding ceremony. This loss leads to their tragic separation. टेस ऑफ द अर्बलविल में टेस एंजल क्लियर को एक पत्र लिखती है जिसमें वह एलेक के साथ अपने अतीत के बारे में बात करती है, लेकिन वह गलती से ना कालीन के नीचे चला जाता है।
पत्र के खो जाने से शादी के बाद उनका दुखद अलगाव हो जाता है, यानी कि वो पत्र मिल जाता है तो इसलिए उनकी जो भी दुखद कहानी है वो शुरू हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871? थॉमस हार्डी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना 1871 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए सैटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, बी अंडर द ग्रीनवुड ट्री, सी डेस्परेट रेमेडीज, या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डेस्परेट रेमेडीज। डेस्परेट रेमेडीज वाज हार्डी फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल रिलीज्ड विदाउट हिज नेम बाय टिंसले ब्रदर्स टू टेस्ट द लिटरेरी मार्केट। It is a sensational novel influenced by contemporary mystery writers rather than his later regional realism. बाद क्षेत्रीय यथार्थवाद के बजाय रहस्य लेखकों से प्रभावित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसके द्वारा लिखा गया? इजी सा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में किस एग्जाम में पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजी सा क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछा गया है। ए मिसिज गैस्केल, बी जॉर्ज एलियट, सी थॉमस हार्डी, या डी एमिली ब्रॉन्टे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पब्लिश्ड इन 1872 अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द पेस्टोरल कॉमेडी एंड द फर्स्ट हार्डीज नोवेल टू बी सेट एंटायरली इन हिज फिक्शनल वेसेक्स। इट फोकसेस ऑन द कॉयर ऑफ मेलस्टॉक चर्च एंड द सिंपल रोमांस ऑफ डिक डे। 1872 में प्रकाशित यह हार्डी का एक ग्रामीण कॉमेडी उपन्यास है और उनके काल्पनिक वेसेक्स में पूरी तरह से सेट होने वाला पहला उपन्यास है। यह मेलस्टॉक चर्च के गायकों और डिक डेवी के सरल रोमांच पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी। नीचे जो कैरेक्टर दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो हार्डी के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया? इनमें से कौन सा पात्र नहीं बनाया गया? यूजीसी नेट जून 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए शुई ब्राइड हेड, बी बाथशेबा एवरग्रीन, सी बैटसी ट्रॉटवुड, या डी थॉमसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बैटसी ट्रॉटवुड। बैटसी ट्रॉटवुड इज द eccentric but kind-hearted great aunt of David Copperfield in Charles Dickens' masterpiece David Copperfield. The other character like Shui, Bathsheba and Thompson are all central figure in Hardy's major novel. Betsy Trotwood चार्ल्स डिकेंस की उत्कृष्ट कृति डेविड कॉपरफील्ड में डेविड की दयालु चाची है। शू, बाथशेबा और जो थॉमसन नाम के कैरेक्टर हैं वो हार्डी के वेसेक्स उपन्यासों के केंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एबल विचल इज अ कैरेक्टर इन। जो हैबल विचल किस उपन्यास का पात्र? यूजीसी नेट जून 2009-2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, या डी टैस ऑफ द अर्बल बिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। एबल विटल इज माइकल हैंचन्स humble employee who suffers under Hanchan's harsh temper but remain remarkably loyal during his final lonely days and death. He is the only one present at Hanchan's humble end। यानी कि जो ये करेक्टर है एबल विक्टल माइकल हैंचंद्र का विनम्र कर्मचारी है जो हैंचंद्र के गुस्से को सहता है, लेकिन अंत में उनके अकेलेपन और मृत्यु के समय उनके साथ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति यही होता है। वह हैंचंद्र के विनम्र अंत का साक्षी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Here is a list of women abandoned by their lovers in Hardy's novel. Pick the odd one out. हार्डी के उपन्यासों में प्रेमियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं की सूची में से अलग विकल्प चुनिए। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए फैनी ब्राउनी, बी टैश डी अर्बलविल, सी मार्टी साउथ, या डी बाथशेबा एवरग्रीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बाथशेबा एवरग्रीन। Unlike Fanny, Tess and Marty, who are victims of abandonment or unrequited love, Bathsheba Everdeen is a strong-willed woman who actively manages her suitors. She is more often the one making choices rather than being a passive victim of fate. फैनी, टेस और मार्टी के विपरीत जो परित्याग या एक तरफा प्रेम की शिकार है वो बाथशेबा एवरग्रीन है और वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला है जो अपने प्रेमियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करती है। वह भाग्य का निष्क्रिय शिकार होने के बजाय अक्सर स्वयं निर्णय
लेती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर्स इन हार्डीज नोवेल चूज द ऑड वन आउट। हार्डी के उपन्यासों के पात्रों में से अलग विकल्प चुने। यूजीसी नेट जून 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बाथशेबा एवरग्रीन, बी यूस्टिया वाई, सी एलिजाबेथ जैन, डी लुशेटा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एलिजाबेथ जैन। एलिजाबेथ जैन इज द ऑड वन आउट बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी एंड सर्वाइव्स हर ट्रायल विद हर dignity intact, unlike the more passionate character like Bathsheba or Eustacia. She eventually finds happiness through her resilience. एलिजाबेथ जैन अलग है क्योंकि वह स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है और बाथशेबा यूस्टिया जैसे अधिक भावुक पात्रों के विपरीत अपनी गर्मा बनाए रखते हुए परीक्षणों से बच निकलती है। वह अंततः अपनी सहन शक्ति के माध्यम से खुश हो पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नोवेल वॉज। थॉमस हार्डी का अंतिम प्रमुख उपन्यास कौन सा था? यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, बी ज्योर्ज द ऑब्सक्योर, सी रिटर्न ऑफ नेटिव, या डी द ट्रम्पेट मेजर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 was Hardy's last major works of fiction before he turned exclusively to poetry due to the harsh criticism the novel received. The public outcry against its treatment of marriage and religion deeply affected him. ज्यूड द ऑब्सक्योर जो 1895 में आया था हार्डी का अंतिम प्रमुख उपन्यास था, जिसके बाद उन्होंने आलोचना के कारण केवल कविता लिखना शुरू कर दिया। विवाह और धर्म के प्रति इसके व्यवहार के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश ने उन्हें गहराई से प्रभावित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स इन। भगवान को अमर देवताओं का अध्यक्ष किसमें कहा गया है? एनबीएस पीजीटी 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए पैराडाइज लॉस्ट, बी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सी टेस्ट ऑफ द अर्बरविल, या डी द वाइट डेविल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ द अर्बरविल। दिस फेमस एस्काइलियन फ्रेज अपीयर एट द एंड ऑफ द नोवेल आफ्टर टैच इज एग्जीक्यूटेड, सजेस्टिंग दैट हर ट्रेजिक लाइफ was merely a sport for a cruel or indifferent higher power. It reflects Hardy's fatalistic view of the human condition. यह प्रसिद्ध वाक्यांश उपन्यास के अंत में टेस को फांसी दिए जाने के बाद आता है। यह सुझाव देता है कि उसका दुखद जीवन किसी क्रूर या उदासीन उच्च शक्ति के लिए केवल एक खेल था, जो मानवीय स्थिति पर हार्डी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का उपशीर्षक क्या था? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लॉसेस एंड गेन्स, बी द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, सी अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, या डी पीनेंस एंड फॉरगिवनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सबटाइटल द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, द नोवेल फोकसेस ऑफ माइकल हैंचन अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लॉड पर्सनैलिटी एंड हिज struggle with his own past sins. The word character highlighted his inherent nature as the driver of his tragic fate. The life and death of a man of character शीर्षक माइकल हैंचंद्र के मजबूत लेकिन त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व और अपने अतीत के पापों के साथ उनके संघर्ष पर केंद्रित है। कैरेक्टर शब्द उनके अंतर्निहित स्वभाव को उनके दुखद भाग्य के चालक के रूप में उजागर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, व्हाट इज द माइकल हैंचंद्र प्रोफेशन? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये जो वर्क है, इसकी शुरुआत में माइकल हैंचंद्र का पेशा क्या था? पीजीटी 2009, आरपीएससी पीजीटी 2013 और 2016 में बार बार एग्जामिनर ने रिपीट कर करके इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्न कर लेना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए सैफर्ड, बी फार्मर, सी हेटरसर, या डी बैलाडियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हेटरसर। माइकल हैंचंद्र बिगिन his journey as a poor traveling hairdresser who binds hay into bundle for sale. His rise from this humble beginning to becoming the wealthy mayor of Casterbridge is a central part of the novel's dramatic success.
माइकल हेनचंद्र अपनी यात्रा एक गरीब यात्रा करने वाले हेयर ट्रेसर, जो घास बांधने वाला व्यक्ति होता है उसको हेयर ट्रेसर बोलते हैं, के रूप में शुरू करता है। इस विनम्र शुरुआत से कास्टरब्रिज के धनी मेयर बनने तक उनका सफर उपन्यास की सफलता का एक मुख्य हिस्सा है। पढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ, व्हाट प्लेज डज हेनचंद मेक? अपनी पत्नी को बेचने के अगली सुबह हेमचंद्र क्या शपथ लेता? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर, बी, टू सर्च फॉर हिज वाइफ एंड मेक अमेंड्स, सी, टू चूज अ बेटर वाइफ फॉर हिज सेकंड मैरिज, या डी, टू लिव द गॉड फियरिंग लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर। आफ्टर रियलाइजिंग द हॉरर ऑफ हिज एक्ट व्हाइल drunk, Hansen swears an oath at a church altar not to touch liquor for 21 years. He chooses this number to match the age he had reached at that time, showing his initial attempt at redemption. अपनी पत्नी को बेचने के भयावह कृत्य का अफसोस होने पर हेमचंद्र चर्च में 21 साल तक शराब न छूने की शपथ लेता है। वह इस संख्या को उस समय की अपनी आयु के बराबर चुनता है, जो सुधार की दिशा में उनके शुरुआती प्रयास को दर्शाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में हर एक क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में फिर दोबारा से थॉमस हार्डी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं लेकर आने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हो सकता है रामबाण साबित हो। अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है ग्रामर, वोकेबुलरी, लिटरेचर के रिगार्डिंग, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।